चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक के बारे में। तो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक में कैसे कैसे इश्यूज आते हैं, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। उन इश्यूज को कैसे बड़े ही सिंपल तरीके से अपने उसको दूर कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक की तरफ चलते हैं। हेडफोन ईयरफोन प्लीज अपने अपने कनेक्ट कर लेना सारे, क्योंकि उसके बिना कोई फायदा नहीं है इस क्लास को अटेंड करने का। लिसनिंग की क्लास अगर आप बिना ईयरफोन के लगा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना, रूल्स फॉर लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक। कई बच्चों को ये शायद सुन के अजीब लगेगा। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक में बहुत रूल अपने पहले पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक के रूल्स जो हैं वो अक्सर पढ़ाए नहीं जाते इस तरह से, लेकिन आज की क्लास में हम वो रूल्स भी पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में क्या क्या करेंगे तो वो थोड़ा सा सामने आपके लिखा हुआ है। सबसे पहले अपने बात करेंगे कॉमन प्रॉब्लम जो आती है लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक में स्टूडेंट्स को, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपने यहाँ पे करेंगे। तो कॉमन प्रॉब्लम का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले अगर आप देखें, वेट अ सेकेंड जी। तो कॉमन प्रॉब्लम में क्या क्या प्रॉब्लम्स इश्यूज आते हैं बच्चों को, तो दो या तीन इश्यूज हम इसमें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करेंगे व्हाई डज वर्ड एंडिंग ट्रबल। वर्ड एंडिंग जो है वो हमें क्यों एक इश्यू क्रिएट करती है हमारे सामने। वर्ड एंडिंग का मतलब होता है किसी भी अक्षर को अगर आप देखें तो उसका जो अंत वाला पार्ट है वो क्यों हमारे सामने एक इश्यू क्रिएट करता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लिस्टिंग फिल इन द ब्लैंक में दो ही तरह की दिक्कतें आती हैं। तो वो दो तरह की दिक्कतें हैं, एक तो ये कि हमें स्पेलिंग आती नहीं बिल्कुल भी। सेकंड जो उससे ज्यादा कॉमन है वो ये है कि स्पेलिंग तो मुझे आती थी लेकिन मुझे लास्ट में ई डी एस सी एस कुछ ऐसी दिक्कत आ गई जो मुझे नहीं सुनाई दी। तो आज की क्लास में हम उसके ऊपर बड़ा अच्छे से टारगेट करते हुए पढ़ेंगे एस सी एस और ईडी के बारे में। इसके बाद रूल ऑफ ग्रामर टू हेल्प यू प्री डिसाइड। प्री डिसाइड का मतलब क्या होता है अभी पढ़ेंगे आज की क्लास में आगे पार्ट 4 में। सबसे लास्ट में कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो भी मैं आज की क्लास में सिखाऊंगा। तो लिसनिंग में आने वाली कॉमन प्रॉब्लम को सीखेंगे। उसके अलावा लिसनिंग की कॉमन प्रॉब्लम के बाद उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी अपने रूल्स की मदद से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी अर्पण कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इश्यू क्रिएट हो रहा, बाकी सबके पास मेरे ख्याल से आवाज अच्छे से आ रही होगी। फिलहाल एक बार कंटिन्यू करते हैं, क्लास को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो ये है कि कई बार लिस्टिंग फिल इन द ब्लैंक में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि दो या दो से ज्यादा ब्लैंक आपके बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं। व्हेन टू और मोर ब्लैंक्स अपीयर विद ऑलमोस्ट नो गैप इन देम। तो ये पहली दिक्कत है लिस्टिंग फिल इन द ब्लैंक की। ये एक छोटा सा इश्यू है, कोई लंबा इश्यू नहीं है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं अभी बता देता हूँ। दिक्कत क्या हुई कि मान लीजिए आपके सामने ये एक ब्लैंक आया और ब्लैंक के बाद कुछ यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ था। इसके बाद सेकंड ब्लैंक यहाँ पे आया। तो इन दोनों ब्लैंक के बीच में बहुत कम गैप है। मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ तो शायद आपको उस एग्जांपल से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपके सामने जो हमने उठा रखा है, ये क्वेश्चन अगर आप सामने देखें तो ये लिस्निंग फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, और इसके पहली लाइन में देखो तो वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे लिखा सुडानीज डैश फोर्सेस डैश फायर। तो यहाँ पे आप देखें तो इस पहली लाइन में हमें दो ब्लैंक बिल्कुल पास पास में दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लैंक यहाँ पे और एक ब्लैंक यहाँ पे बिल्कुल इसके पास में दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों ब्लैंक के बीच में गैप केवल एक सिंगल वर्ड का गैप है। तो ऐसे में देखो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक में हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है आप सब अच्छे से जानते होंगे कि ओके। सो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक में एक बड़ा कॉमन सा एक टर्म रहती है, स्ट्रेटजी रहती है बच्चों की, वो ये रहती है कि जब उनके सामने मान लीजिए पहला ब्लैंक बोला जाएगा तो वो क्या करेंगे, पहले ब्लैंक को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल सुडानीज, यहाँ पे मान लीजिए एक वर्ड आया सुडानीज आर्मी, तो उन्होंने तुरंत अपनी नोटबुक में आर्मी वर्ड नोट किया। और उसके बाद ये दूसरा वर्ड आएगा तो दूसरे वर्ड को नोट करना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप इस सेकंड ब्लैंक को देखें या ये थर्ड था, सॉरी थर्ड ब्लैंक को देखें और फोर्थ और फिफ्थ को देखें तो इनमें काफी सारा गैप है। इस गैप के दौरान आपने जो वर्ड यहाँ पे थर्ड ब्लैंक में पढ़ा होगा या सुना होगा, सॉरी, उस वर्ड को बड़े क्लियरली आप लिख सकते हैं, इतना समय आपके पास होता है, इनफ टाइम होता है। सिमिलरली नंबर 4 वाले वर्ड को सुनने के बाद आपके पास इनफ टाइम रहेगा कि आप उस वर्ड को आराम से अपनी नोटबुक में लिखें। नंबर 5 के बाद नंबर 6 में देखो कितना गैप है। तो नॉर्मली स्टूडेंट के पास इतना टाइम होता है कि वो एक बार अपनी नजरें अगर स्क्रीन से हटा लें तो बड़ी आसानी से वो अपना वर्ड नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद वापस वो फोकस करके लिसनिंग में अगले वाले ब्लैंक को भी बड़ी अच्छे से कर सकते हैं। परंतु इस केस में यहाँ पे क्या होगा, बाय चांस यहाँ पे मान लो पहला वर्ड आर्मी था और आप आर्मी लिखने के लिए जैसे अपनी कॉपी की तरफ देखेंगे तो आपका अगला वर्ड जो है वो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने से निकल जाएगा। ऐसे में जो पहला
सजेशन है आप सबके लिए वो ये है कि कभी भी जब आप लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक करें तो पहले से ही इन ब्लैंक के बारे में थोड़ा सा अवेयर रहें, जो दो ब्लैंक बिल्कुल पास पास में है। और इनके लिए करना क्या है, बस इतना ध्यान रखें कि दोनों के दोनों ब्लैंक को पहले साथ में लिसन करना है, साथ में ही पूरा सुनेंगे और बाद में इसको साथ में ही अपनी नोटबुक में राइट करना है। मतलब आप पहले को सुनते सार उसको लिखने चले गए और फिर सेकंड को सुनने के बाद लिखने आए तो इतना समय आपके पास नहीं होगा। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, आपको सलाह ये दी जाती है कि पहले दोनों को सुन ले कि क्या कहा जाएगा, उसके बाद आप दोनों के आंसर, जैसे पहले में मान लो आर्मी लिखा होगा और दूसरे में फायर, तो फायर से पहले क्या आ सकता है, स्टार्टेड फायर, यहाँ कुछ भी आ सकता है, मे बी एक वर्ड, जैसे मैंने एक स्टार्टेड लिखा तो आर्मी और उसके बाद स्टार्टेड, तो ये दोनों वर्ड जैसे मैंने सुने तो मैं पहले दोनों वर्ड को यहां तक कंप्लीट सुनूंगा। उसके बाद देखो आप एक नोटिस करो चीज, इसके बाद हमारे पास काफी लंबी एक खाली लाइन है जिसमें कोई भी ब्लैंक नहीं आ रहा। तो पियर्सन वालों को भी ये बात पता होती है कि इसके बाद बच्चों को शायद दोनों वर्ड लिखने पड़ सकते हैं, तो ऐसे में आपके पास इतना समय दिया रहता है कि आप आराम से अपने दोनों वर्ड्स को आराम से लिख पाए, उसके बाद आप आगे बढ़ पाए। तो ये हमारी पहली दिक्कत है जो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक में अक्सर बच्चों को परेशान करती है, लेकिन हमें इस इश्यू से उतनी परेशानी नहीं है जितनी हमारे बाकी इश्यूज से है। तो आज की क्लास में हम बाकी इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। मेन इश्यू हमारा रहेगा एस ई एस का इश्यू, और साथ में अगर आप स्क्रीन के उसके दूसरी तरफ देखें तो वहां पे लिखा हुआ है ईडी का इश्यू। इसका मतलब क्या हुआ, देखो थोड़ा ध्यान से समझो, एक व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ आपको और वहां पे मैं समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लीजिए आपके सामने एक वर्ड मैंने लिखा, ये वर्ड आपके सामने आया, या मैंने कहा कि या मैंने कहा कि ठीक है, और इसके अलावा एक और वर्ड मैंने लिखा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा मैं जो भी लिख रहा हूँ। अब अपने एक बार इन वर्ड्स की तरफ आते हैं थोड़ा सा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ ये सारे के सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बताएं मुझे कि क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले वर्ड से। पहला वर्ड ये है, तो पहला वर्ड क्या है, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, एक बार प्लीज बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है, डोंट वरी, ये मत सोचे कि कौन सुनने वाला है, जस्ट बोले। मैं चाहता हूँ कि आप बोल के देखें, मैं कुछ नोटिस करवाना चाहता हूँ। पहला वर्ड है, इसको सब बोलेंगे वॉक्ड। क्या बोलेंगे, वॉक्ड, वाक नहीं है वॉक है, ध्यान रखना, और वॉक्ड। अच्छा, दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है पार्क्ड। थर्ड वर्ड, जी थर्ड वर्ड क्या है, थर्ड वर्ड है प्लेड। चौथा वर्ड क्या है, चौथा वर्ड है आस्क। और पांचवा वर्ड क्या है, तो पांचवा वर्ड है मास्क या मास्क। तो जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है, देखो इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं अपने। पहले पहला हिस्सा जो है उस हिस्से को जो कहते हैं अपने, इसमें सब वर्ड्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने कौन सा वर्ड यूज किया, लास्ट में ईडी यूज किया। अब नॉर्मली कभी भी कोई ईडी बोलने वाला स्पीकर जो है वो क्या करता है कि अक्सर आप देखेंगे कि ईडी जो साउंड होता है उस साउंड को इतना जोर से प्रोनाउंसिएट नहीं किया जाता, मतलब ईडी का साउंड जो है वो इतना लाउडली आपके सामने नहीं आएगा। वो साउंड अगर आप पूरा अटेंटिव होके सुनेंगे तो शायद आपको सुनाई दे जाए, वरना वो साउंड आपके कानों के अंदर जाएगा ही नहीं और आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो वर्ड बोला क्या था। फॉर एग्जाम्पल इस वर्ड को मैं अगर बोलूं तो ये वर्ड पहले नंबर वाला ये बोला गया था वॉक, और अगर मैं एक और वर्ड इसके साथ लिखूं, ये है वॉक, ये है वॉक्ड, तो ड की जगह पर मेरे मुंह से ठ का साउंड आ रहा है। तो हिंदी में जो ठ इस तरह से लिखा जाता है, अगर आपको समझ आ रहा हो तो ड का साउंड इसमें नहीं आता। अगर आप इसको ऐसे बोल रहे हैं वॉकड, पार्कड, प्लेड, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इस तरह से ना तो कोई बोलता है, आपके पेपर में भी कोई नहीं बोलेगा, और हम भी आपको रेकमेंड नहीं करते कि आप भी इस तरह से कभी भी बोले। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये ड का साउंड जो है वो हो सकता है कि सुनाई ना दे, ड तो फिर भी सुन जाता है, लेकिन ये ठ का साउंड कई बार हमें सुनाई नहीं देता। आज हम बहुत सारी लिसनिंग करेंगे जिसमें आपको ये दिक्कत अक्सर दिखाई देगी कि आपको वर्ड सुनाई दिया पार्क और आपने उसमें पार्क लिख दिया, लेकिन बाद में पता चला कि जो एग्जैक्ट वर्ड था, जो एक्चुअली वर्ड था वो कौन सा था, पार्क था। तो बच्चों को अक्सर क्वेश्चन रहता है ये ईडी हमें कैसे पता चलेगा, बोला ही नहीं था सर, हमने उसको ध्यान से सुना था, बोला ही नहीं उसने। सिमिलरली कई बार एस सी एस में भी दिक्कत आती है। इस तरफ अगर आप आए तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रूल है जनरल इंग्लिश का, अगर आप देखो इस वर्ड को पढ़ने की ट्राई करें, नीचे वाले वर्ड को पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, हम इंडियंस इसको बोलते हैं मास्क, और ये ऊपर वाला वर्ड है आस्क्स। तो ये जो का साउंड आ रहा है,
इसको इंग्लिश में कहा जाता है हिसिंग साउंड। और इंग्लिश में इस हिसिंग साउंड को एलिमिनेट करने के लिए भी नए नए रूल बनाए जाते हैं। मतलब तीन चार जगह पे इंग्लिश में आपको हिसिंग साउंड सुनने को मिलेगा। और बड़े मजे की बात है कि तीनों चारों जगह पर ही इंग्लिश में हिसिंग साउंड को एलिमिनेट करने के लिए कोई ना कोई रूल बनाया गया है। यहाँ पर जो रूल है वो ये है कि अगर आपको कभी भी किसी भी जगह पर आपको ऐसा दिखे कि आपके सामने एक एस आ रहा है, उसके बाद कोई भी कॉन्सोनेंट है जैसे के, पी, टी, एल, और उसके बाद एक और एस आ रहा है, तो ये जो दूसरा एस है इसको आपको नहीं बोलना। तो इस वजह से ये जो पहला वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन बनेगा आस्क, और सेकंड वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बनेगा मास्क। अब दिक्कत ये आ जाती है कि सामने वाले ने बोला है मास्क, और सर मैंने लिखा भी मास्क है, लेकिन जब आंसर चेक किया तो उसके साथ एस भी लगा हुआ था। अब जब उसने बोला ही नहीं है तो मैं कहां से एस लगा दूं साथ में? ये बहुत कॉमन दिक्कत है और बच्चे अक्सर इससे बहुत परेशान रहते हैं कि सर हमें ईडी सुनाई ही नहीं दिया, हमें एस सुनाई ही नहीं दिया, तो फिर हम एस या ईडी कैसे लगा सकते हैं? तो आज की क्लास में हम इसी का ही समाधान करेंगे कि ये एस और ईडी जब हमें बोल के वो नहीं सुना पा रहे तब वो हमें कैसे दिखाते हैं। तो बड़ा क्लियर सा तरीका है, अगले कुछ मिनटों में आपको ये समझ आ जाएगा कि कब हमें एस लगाना है, कब हमें ईडी लगाना है। बड़ा सिंपल तरीका है और एक ऐसा फूल प्रूफ तरीका है कि कभी भी आप इसमें ना गलती नहीं करेंगे, एस सी एस की वजह से गलती नहीं होगी। अब ये गलती क्यों इतनी बड़ी है, मैं एक बार इसके ऊपर भी थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि हम लोग थोड़ा ध्यान से सीखें। अगर अपने एक छोटी सी टेबल बनाएं जिस टेबल में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या गलती करने पर क्या नंबर आपके काटे जाते हैं, कितने नंबर आपको दिए जाते हैं, थोड़ा सा नोटिस करना। ये बन गया, बस ठीक है, काम चल जाएगा अपना बढ़िया। जी। तो जनरल रूल ये है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा, उसके पेपर में एक इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोला गया और उसने, उस बच्चे ने उस करेक्ट वर्ड को पहचान लिया और करेक्ट वर्ड के साथ उसने उसकी करेक्ट स्पेलिंग भी लिख के दे दी, तो इसकी वजह से उसको लिसनिंग में 0.67 नंबर एक वर्ड के मिलते हैं। याद रखना, 0.67 एक वर्ड के मिलेंगे। और राइटिंग में 0.33 एक वर्ड के मिलते हैं, मतलब एक ब्लैंक की, सॉरी। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल अगर आपने एक करेक्ट वर्ड को सुना और उसकी करेक्ट स्पेलिंग लिख दी तो आपको एक नंबर एक ब्लैंक का मिलेगा। मैं एक बार वापस आपको अपनी पीपीटी पे लेके चलता हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ मैं क्या कह रहा हूँ। वापस इस पेज पे आते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में देखो कितने ब्लैंक्स हैं। एक ब्लैंक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 ब्लैंक्स है, तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का है। इस 6 में हर ब्लैंक का लगभग 2/3 मतलब 2/3 हिस्सा जो है वो लिसनिंग में जाएगा और 1/3 हिस्सा राइटिंग में जाएगा। राइटिंग वाला स्कोर तब मिलेगा जब आपकी स्पेलिंग करेक्ट है और लिसनिंग वाला स्कोर तब मिलेगा जब आपकी राइटिंग करेक्ट है। अब जैसे मैं एक और वर्ड आपके सामने लिखता हूँ या एक और दूसरे कैटेगरी में चलते हैं। पियर्सन वाले कहते हैं कि अगर आप करेक्ट वर्ड की इनकरेक्ट स्पेलिंग लिख के देंगे तो हम आपको 0.67 लिसनिंग के तो देंगे, लेकिन ये राइटिंग का स्कोर आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपका ओवरऑल स्कोर उस ब्लैंक में कितना मिलेगा आपको? 0.67। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक वर्ड आपके सामने मैंने कहा पार्टिसिपेशन। एक वर्ड, हम कॉमन सा वर्ड है, कोई भी उठा सकते हैं, पर मैं एक सिंपल सिंपल सा वर्ड पार्टिसिपेशन, आप सब जानते हैं पार्टिसिपेशन का करेक्ट जो स्पेलिंग है वो ये होती है। पर मान लो किसी बच्चे को ये स्पेलिंग नहीं आती और उस बच्चे ने इसकी स्पेलिंग ये लिख दी पार्टिसिपेशन, तो आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने स्पेलिंग बिल्कुल गलत लिखी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज एक बार थोड़ा अटेंटिव होकर समझना क्योंकि यहाँ पे आप गड़बड़ कर सकते हैं, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये नीचे वाला वर्ड क्या लिखा हुआ है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? एक बार प्लीज इसको पढ़ के बताओ। तो आप इसको पढ़ेंगे पार्टिसिपेशन। इस बात का मतलब ये हुआ कि जो हमारा एग्जैक्ट वर्ड था उसका प्रोनाउंसिएशन और आपकी बनाई गई स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि पियर्सन इससे ये अंदाजा लगाता है कि आपने वर्ड को तो करेक्ट सुना था लेकिन आपको इसकी स्पेलिंग नहीं आती थी, आपने इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखी हुई है। तो आपको 0.67 लिसनिंग वाले नंबर तो मिलेंगे क्योंकि सुनाई तो दिया था, लेकिन आपको लिखना नहीं आता, इसलिए आपके राइटिंग के नंबर यहाँ पे काट लिए गए। राइटिंग में आपको कोई नंबर नहीं मिला, 0.67 आपका स्कोर इस ब्लैंक में मिल गया आपको। अब इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि अगर आप इनकरेक्ट वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग लिख दें तो ना तो इसमें नंबर आता है लिसनिंग में और ना ही राइटिंग में नंबर आता है और ओवरऑल आपको 0 नंबर मिलते हैं। अब ये क्या बात हुई, मान लो आपको पार्टिसिपेशन वर्ड नहीं पता चला, आपको समझ ही नहीं आया उसने क्या बोला था और आपने इसकी जगह पे कोई और वर्ड लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने डॉक्टर लिख दिया, और आप ये एक्सपेक्ट करें कि सर मेरी स्पेलिंग तो ठीक है, मुझे 0.33 तो मिलने चाहिए, तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको क्योंकि आपकी स्पेलिंग ही सही है, वर्ड आपका गलत है। और इनकरेक्ट वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग का कोई नंबर आपको नहीं दिया जाता।
अब ये जो चीज है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी है। ये परेशानी क्यों है मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लीजिए कि एक वर्ड आया, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे लिख रहा हूँ या अगले पेज पे चले जाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना ये खेल जो है। अ, कोई भी वर्ड अपने ले लेते हैं। एक वर्ड मेरे सामने, अभी मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक वर्ड आया कंप्यूटर। अब मान लीजिए कि करेक्ट वर्ड ये था और किसी बच्चे को ये नहीं समझ आया कि ये इसकी स्पेलिंग क्या होती है, उसको सुनाई दे गया कि कंप्यूटर है, तो उसने क्या किया, इसकी स्पेलिंग ये लिख दी, ये लो। तक इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, सरप्राइजिंगली ऐसा करने पर आपको 0.67 स्कोर दिया जाएगा। वो इसलिए दिया जाएगा क्योंकि, हाँ लेकिन राइटिंग का स्कोर आपको 0 मिलेगा, तो मैं प्लस में करके 0, ताकि कंप्यूटर वर्ड बोला था और उसको कंप्यूटर की स्पेलिंग भी आती है और उसने कंप्यूटर वर्ड लिख दिया, तो इस बच्चे को कितना स्कोर मिलेगा, ऑब्वियसली क्योंकि इसने सब कुछ ठीक है तो इसको 1 नंबर दिया जाएगा। परंतु मान लो मेरा एक दोस्त ऐसा है जिसको पेपर में मान लीजिए सुनाई नहीं दिया कि कंप्यूटर बोला था या कंप्यूटर्स बोला था, तो उसने कि पेपर में कंप्यूटर्स बोला गया था और इसने क्या किया कि एस नहीं लगाया। आप ऐसे समझ लें, जैसे मर्जी कर लो। अब इसको बेचारे को एस नहीं सुना तो इसने एस नहीं लगाया। अब जब आपने एस नहीं लगाया तो इसकी वजह से एक बड़ी परेशानी आपके सामने आ जाएगी। परेशानी क्या है, देखो ये थोड़ा ध्यान से समझना। परेशानी ये कि सॉफ्टवेयर जो है वो ये समझता है कि कंप्यूटर्स इंग्लिश का एक वर्ड है और कंप्यूटर इंग्लिश का एक दूसरा वर्ड है। ये एक अलग वर्ड है और ये नीचे वाला एक अलग वर्ड है। अगर आपने कंप्यूटर्स की जगह पर कंप्यूटर लिखा है, दैट मीन्स, हालांकि देखो जाए तो आपने स्पेलिंग सब ठीक लिखी है, आपने केवल एक एस की गलती की है, लेकिन आपने एक चेंज वर्ड लिख दिया, आपने एक वर्ड को चेंज करके लिखा है। अब चेंज वर्ड का मतलब कि आपको इसमें ना तो लिसनिंग में कोई नंबर मिलेगा और ना ही आपको राइटिंग में कोई नंबर मिलेगा, तो ओवरऑल स्कोर आपको 0 मिलेगा। चाहे आपकी स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है लेकिन आपने वर्ड चेंज कर दिया। तो सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल ऐसा है कि आपने कंप्यूटर लिखा, चाहे आप यहाँ पे लिख दें डॉक्टर, चाहे आप यहाँ पे लिख दें फादर, इन पे भी कोई नंबर नहीं आना, सिमिलरली कंप्यूटर पे भी आपको कोई नंबर नहीं मिलना। सो एस या एस की जब आप गलती करते हैं या ईडी की जब आप गलती करते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान जो आपको उठाना पड़ता है वो ये है कि इसकी वजह से आप 1 नंबर जहां पे आपका पूरा पक्का था वहां पे एक छोटा सा एस ना लगाने से या गलती से एस लगाने की वजह से आपका वो 1 नंबर की जगह 0 हो जाता सीधा। तो वो कैलकुलेशन काफी हद तक खराब हो जाती है। सो मेक श्योर कि हम ऐसी गलती कभी ना करें। अब वो गलती से बचाने के लिए जरूरी है कि आप ये पूरा कंसेप्ट जो है वो ध्यान से समझें। तो चलिए पीपीटी की तरफ वापस चलते हैं एंड लेट्स सी कि हमारे पास और आगे क्या है। तो मैंने आपके सामने रखी कॉमन दिक्कतें। अब हम शुरू करेंगे सॉल्यूशन पढ़ना। सबसे पहले बात करते हैं एस सी एस वाले इश्यू के बारे में, क्या सॉल्यूशन है। तो देखो रूल क्या है, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना आप सारे, आपको बहुत काम आने वाला है पेज, क्योंकि जब भी अभी प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपके बहुत काम आएगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर नोटबुक आपके पास है तो प्लीज आप नोटबुक में भी इसको लिख लें, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। एक बार पहले समझ लो कि मैं क्या करवा रहा हूँ। रूल ये है कि अगर मान लो आपके पास एक ब्लैंक आया और ब्लैंक से पहले ये वाले वर्ड कुछ लिखे हुए दिख जाए, जैसे ब्लैंक से पहले ए लिखा हो, एन लिखा हो, एनी, एवरी, ईच, वन, लिटिल या नो, इनमें से कोई भी वर्ड आपको लिखा हुआ दिख जाए और उसके बाद ब्लैंक दिख जाए, तो समझ लेना कि ब्लैंक में हमें एक सिंगुलर नाउन को फिल करना है। सिंगुलर का मतलब एक वचन, इसका मतलब इसके साथ कोई भी एस या ईएस आप नहीं लगाएंगे। चाहे आपको सुनाई दिया हो चाहे नहीं सुनाई दिया हो, बस एस यस इसके साथ नहीं लगाया जाएगा। ये पहला और सबसे जरूरी रूल है कि ध्यान रखें कि किस तरह से पहला पार्ट और आप ये बीच में जो हमारा नाउन है ये कनेक्ट हो रहा है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो ए के बाद ब्लैंक आया और आपको सुनाई दिया कि यहाँ पे शायद उसने क्लासेस बोला था या क्लास बोला था, तो ए के साथ क्लासेस नहीं हो सकता, ए के साथ आएगा तो क्या आएगा, क्लास आएगा। यहाँ कोई बहुत मुश्किल नाउन है, जैसे ए के साथ मान लो मुझे लगता है सर फिनोमेना आया था या क्या, मतलब
कोई प्लूरल वर्ड आ सकता है क्या? तो कभी भी ए के साथ ऐसा वर्ड नहीं आएगा जिसमें एस लास्ट में लिखा जाए। तो हमें ऐसे वर्ड्स में जब भी कभी आपको दिखे कि ए से पहले कुछ ऐसी कैलकुलेशन है, इनमें से कुछ भी आ रहा है ए से पहले, ए एन में से कुछ भी इनमें से, तो समझ लेना कि हमें वहां पे सिंगुलर नाउन की आवश्यकता, हम कोई भी एस सी एस वहां पे नहीं लगाएंगे। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, ये अगर आपको लगा कि हाँ ठीक है ये क्लियर है, अब एक और अगले पार्ट पे चलते हैं। अगर आपको ब्लैंक के बाद मान लो इनमें से ये शुरू में नहीं लिखा हो, ये इनमें से कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला, दूसरी तरफ आ जाओ, आपको ब्लैंक के बाद इनमें से कोई वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे हैज लिखा दिख रहा है, वॉज लिखा दिख रहा है, इज, डज, या वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस सी एस लिखा हुआ दिख रहा है, तो समझ लेना कि आपको वहां पे सिंगुलर नाउन फिल करने की आवश्यकता है। इसका मतलब कि आपको वहां पे कोई एस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक और एग्जांपल उठाता हूँ, उससे शायद आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लो आपके पास एक ब्लैंक आया और ब्लैंक के बाद लिखा हुआ था वॉज, और आपके मन में आया कि यहाँ पे मैं हीरो लिखूं या हीरोज लिखूं, ईएस लगाऊं क्या? तो ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ईएस लगना होता तो फिर यहाँ पे वोज नहीं आता। ये बात शायद आपको ग्रामर के वैसे तो जनरल रूल है, सिंपल रूल है, लेकिन हम अक्सर इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैं जो चीज आपको कहना चाहता हूँ, ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुने प्लीज सारे। मैं एक बार स्क्रीन को रोक देता हूँ ताकि आप एक कंसेप्ट जो मैं सिखाना चाहता हूँ वो समझ लें सारे। पॉइंट ये है कि लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक में 90% हेल्प आपकी आपके कान करेंगे, आपके कान आपको सुन के बताएंगे कि कौन सा वर्ड लिखना है, लेकिन 10% जो हेल्प है वो आपके दिमाग को भी करनी पड़ेगी, और आप इस रूल में, इस ब्लैंक में रूल के हिसाब से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच या कौन सा वर्ड फिल हो सकता है। ये जो रूल है, आप अगर थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुन रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये रीडिंग फिल इन द ब्लैंक के रूल है। उन्हीं को ही हमने, उनमें से सारे नहीं काम आते, लेकिन उनमें से मोटे मोटे कई सारे रूल हमने पिक किए हैं और उनको लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक में हमने इस्तेमाल किया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप थोड़ा अंदाजा लगाएं, समझें, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 8 है और 5 इधर है, 13 रूल आपके सामने इस एक पेज पे लिखे हुए हैं। 13 रूल कैसे हुआ? ए के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, एन के बाद सिंगुलर आएगा, एनी के बाद, एवरी के बाद, एच के बाद, वन के बाद, लिटिल के बाद, नो के बाद। 8 रूल इधर लिखे हुए हैं। हैज से पहले सिंगुलर, वॉज से पहले सिंगुलर, इससे पहले सिंगुलर, डज से पहले, और वर्ब की पहली फॉर्म है। ये वर्ब की पहली फॉर्म अगर कंफ्यूजन है किसी को, तो मैं कुछ एग्जांपल इसके भी दे देता हूं। जैसे, हालांकि ये पता होना चाहिए, जैसे प्ले एक वर्ब है तो इसकी एससीएस फॉर्म क्या होती है? प्लेज। तो अगर आपको दिखे कि प्लेज लिखा हुआ है ब्लैंक के बाद, तो समझ लेना कि उस ब्लैंक में हमें एससीएस फिल नहीं करना है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको समझ आ रहा है प्लीज चैट बॉक्स में क्लियर लिख के भेजें। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो फिर आगे बढ़ेंगे अपने। चलिए, क्लियर क्लियर क्लियर, सब क्लियर है मेरे ख्याल से। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कंटिन्यू करते हैं, अगले पेज की तरफ चलते हैं। अब बात, अभी तक हमने बात की है कि एससीएस कब नहीं लगाना, तो अगले पेज पे हम बात करेंगे कि एससीएस कब लगाना है। तो एससीएस कब लगाना है? अब मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको ब्लैंक से पहले ये लिखा दिखे, मैनी, ऑल, ए नंबर ऑफ दीज, दोज, फ्यू, या फिर कोई काउंटिंग दिख जाए एक से ऊपर, जैसे मान लो 5 7 15, इसके बाद ब्लैंक आ जाए, तो उसमें हमेशा प्लूरल नाउन फिल होगा। प्लूरल नाउन में हमेशा एस सी एस लास्ट में लगाया जाता है। जैसे मान लो लिखा है ए नंबर ऑफ, तो ए नंबर ऑफ के बाद आप ऐसा नहीं लिख सकते ए नंबर ऑफ चेयर, आपको क्या लिखना पड़ेगा? ए नंबर ऑफ चेयर्स। इसी तरह से मान लो लिखा है दीज, तो दीज के बाद आप कलर नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा दीज कलर्स, आपको प्लूरल नाउन लिखना पड़ेगा। सिमिलरली हैव से पहले, वर से पहले, आर से पहले, डू से पहले, या वर्ब की पहली फॉर्म से पहले हमेशा क्या आता है जी? प्लूरल नाउन आता है। और प्लूरल नाउन की खासियत याद रखना कि इसमें लास्ट में क्या लगता है? एस लगता है। अब ये ना स्क्रीनशॉट लेके, ऐसा नहीं कि इसको स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद ये स्क्रीनशॉट हमारा सिर्फ काम आ रहा है जब महीने बाद हमें पेपर देना उससे पहले पढ़ रहे हैं, ये अपने मन में बैठाना है। और अगर आप रूल को थोड़ा सा अटेंटिव होकर सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि इतना मुश्किल नहीं है। पिछले वाली स्लाइड को देखो एक बार, सब नोटिस करो। आपको एक चीज नोटिस करवाता हूँ, पिछले वाले पे चलते हैं, सॉरी। देखो हैज था तो हैज की जगह यहाँ पे क्या आ गया? हैव आ गया। पिछले वाले में वॉज था सिंगुलर के लिए, तो वॉज की जगह यहाँ पे क्या आ गया? वर आ गया। बहुत अच्छा।
उसमें पिछले वाले में जब सिंगुलर था तो इज आता है, प्लूरल में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, डज की जगह डू आ जाएगा, वर्ब की पहली फॉर्म एसईएस की जगह वर्ब की सिंपल पहली फॉर्म आ जाएगी। तो रूल कुछ खास नहीं है। हाँ लेकिन ये जो इधर लिखे हुए हैं जो पहले आने वाले हैं, ये जो लिस्ट है मैनी ऑल, ये जो है, ये लिस्ट थोड़ी सी हमने मेहनत करके बना रखी है, मतलब इनको ढूंढ रखा है। लिस्ट कंटिन्यूड है, हो सकता है जब आपकी क्लास में टॉपिक करवाया जाएगा तो इसमें एक दो वर्ड और आपको मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली यही काम आएंगे। तो यहाँ पे एस सी एस की दिक्कत खत्म होगी। अब आपको समझ आएगा कि किसी भी ब्लैंक में एस सी एस कब लगाना और कब नहीं लगाना। नो डाउट हमें अभी भी ध्यान से सुनना है, लेकिन सुनने से ही काम नहीं चलता, कई बार आगे पीछे ब्लैंक के देखना भी पड़ता है। फिल करते टाइम थोड़ा देख लिया करो कि कहीं पे, जैसे मान लो आपको पता चला कि दीज के बाद ब्लैंक है, तो बात ही खत्म है। उसमें हमेशा कैसा नाउन आएगा, प्लूरल आएगा। अब एस सुना था कि नहीं सुना तो वो टेंशन ही नहीं है ना, वो तो बस चुपचाप लिखो। मान लो पेपर में लिखा है ही वाज सेलिंग दोज या दीज, और आपको सुनाई दिया था मास्क, तो समझ लेना कि ये गड़बड़ होगी। यहाँ पे मास्क बोला है लेकिन लिखा यहाँ पे क्या जाएगा, मास्क लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से ये दूसरा रूल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आप मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे अच्छे से। वंदना कह रही है कि सर जो वॉज वर वाली एग्जांपल्स हैं उससे पहले ब्लैंक होगी। जी हाँ, वॉज वर वाले से पहले ब्लैंक होगी मैम, और जो इधर दूसरी तरफ लिखे हुए मैंने इस तरफ मैनी ऑल नंबर, इनके बाद में ब्लैंक होगी। ठीक है, वो बीच में लिखा हुआ तभी देखो मैंने एरो लगा रखे ना, एरो से पता लग रहा होगा आपको। ठीक है। बाकी आपके जितने भी टीचर साहबान है जो भी जहां पे भी पढ़ाते हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे ये स्क्रीनशॉट दिखा देना, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहा, अभी भी मैं क्लास में, क्लास के बाद भी एक डाउट सेशन होल्ड करेंगे 15-20 मिनट का। जो भी पीटी के बारे में कोई भी डाउट है आपका, तो मेक श्योर कि वो डाउट आप उस चैट बॉक्स में मुझे भेजें, और मैं डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि उसका आंसर करूं। इस क्लास के बारे में हो चाहे वैसे पीटी के बारे में कोई और भी डाउट हो तो मुझे बताना। कंटिन्यू करें आगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। सो लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं, अगले ब्लैंक की तरफ चलते हैं। तो अगला ब्लैंक आया ईडी के इश्यूज के बारे में। ईडी कब लगता है और कब नहीं लगता, किसी भी वर्ड के साथ किसी भी ब्लैंक में ईडी कब आएगा और कब नहीं आएगा। इससे पहले कि मैं कुछ सिखाऊं, मैं एक बार फिर स्क्रीन ऑफ कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज इस बात को ध्यान से सुने। ईडी को सिखाने के लिए मुझे लगता है कि आप लोग मेरे से कहीं ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने रीडिंग फिल इन द ब्लैंक की क्लासें ऑलरेडी अटेंड कर रखी है। ऑक्सफोर्ड में रीडिंग फिल इन द ब्लैंक में हम आपको 18 रूल पढ़ाते नहीं है, हम 18 रूल आपके दिमाग में फिट करते हैं। याद है ना, 8 दिन की क्लास में 18 रूल सीखते हैं। एवरेज हमारी 2 रूल पर डे के हिसाब से निकल के आती है। तो अगर आप वो 18 रूल को देखेंगे ना, तो आपको ये क्लास को आगे कंटिन्यू करने की भी इवन जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस के लिए कर लेना। अदरवाइज आपको वही सारे रूल को मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके बताया है। लेकिन सिंप्लीफाई करने में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे पूरी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, और हो सकता है कि ये रूल उतने कारगर ना हो पाए जितने रीडिंग फिल इन द ब्लैंक में होते थे। फिर भी आप समझ लें, हैज, हैड, हैव, बीन, ये चार तो पक्के याद कर लो। इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में अक्सर क्या लगा होता है, ईडी लगा होता है। बी, बीन, वॉज, वर, ये 5 यहां तक ले जाओ इसको, ये 7 है सॉरी। इन सातों के बारे में मैंने बता रखा है कि अगर इनके बाद ब्लैंक आए और ब्लैंक के दूसरी तरफ बाय आए, तो यहाँ पे पक्का वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ये देखो दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ, बाय। वैसे भी बाय से पहले कभी ब्लैंक है ना, तो थर्ड फॉर्म वहां पे फिट होती है अक्सर। थोड़ा ध्यान से सुनना, ईडी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में अगर कोई नाउन के बाद सीधा ब्लैंक आ जाए, तो जब रीडिंग फिल इन द ब्लैंक पढ़ते हैं ना, तो हर जगह पे रूल नंबर 7, अगर आप अपनी नोटबुक उठाएंगे तो वहां पे रूल नंबर 7 है, सिंपल टेंस रूल। मेरे ख्याल से हर टीचर ये पढ़ाते हैं। तो सिंपल टेंस रूल अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो उस रूल में आपको बताया जाएगा कि नाउन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आती है, वो क्या रूल है, थोड़ा पढ़ लेना। अभी इस क्लास में इतना समय नहीं है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इसको यहाँ से एक बार चाहूँ तो मैं मिटा देता हूँ, या चलिए छोड़ देते हैं, नहीं मिटाते अपने, इसको छोड़ देते हैं। बट आप प्लीज इसके बारे में अपने टीचर से, जब रीडिंग फिल इन द ब्लैंक क्लास में करवाया जाएगा तो टीचर से पूछना। ये रूल अकेला अगर मैं समझाऊं तो 25 से 30 मिनट ले जाएगा, तो मैं इस क्लास को इसका पार्ट नहीं बनाते, इस क्लास में यहाँ पे नहीं लेके आते हैं इसको। आप लोगों को बस केवल इतना ध्यान रखना है कि हैज, हैड, हैव, बीइंग, बीन, बी,
वॉज, वर, इज, एम, आर, वो, जैसे मर्जी याद रख लो, ऑर्डर कोई जरूरी मैटर नहीं करता। इनके बाद ब्लैंक आए तो वहां पे चांसेस होते हैं कि वर्ब की ईडी फॉर्म आएगी। देखो कईयों के मन में आएगा सर आईएनजी फॉर्म भी तो आती है इसके बाद, आप झूठ बोल रहे हैं, हमने देखा आईएनजी बी के बाद भी आती है। तो देखो आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके पीछे कारण क्या है। आप लोग समझदार बहुत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसी समझदारी भरी बातें करते हैं, लेकिन मैं एक डाउट आपका छोटा सा है, 2 मिनट के लिए क्लियर कर दूं। इज के बाद क्या आ सकता है, या मैं एक इज का एग्जांपल ले रहा हूं, आपको मुझे पता कि पता होंगे। इसके बाद थर्ड फॉर्म भी आती है, इसके बाद आईएनजी फॉर्म भी आती है। आईएनजी फॉर्म जो होती है ना, आईएनजी फॉर्म को कोई भी, चाहे अंग्रेज बोले, चाहे कोई पाकिस्तानी बोले, चाहे कोई इंडियन बोले, हमें पता नहीं क्यों आईएनजी फॉर्म बड़ी क्लियर सुनती है। अभी आज प्रैक्टिस करेंगे तब सुन लेना, आपको सुनेंगे बड़ी क्लियरली पता चलता है आईएनजी फॉर्म है। इसमें कभी डाउट नहीं होता। डाउट कभी भी आएगा तो V3 में वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी बोला कि नहीं बोला। जैसे मान लो प्ले, और दूसरा वर्ड मैंने कहा प्लेट, ये प्ले, प्लेट, प्ले, प्लेट, और तीसरा वर्ड एक और है प्लेइंग, प्ले, प्लेट, प्लेइंग। प्लेइंग आपको ना आराम से सुन जाएगा कि ये साउंड आ रहा है इंग वाला, तो ये तो प्लेइंग है। लेकिन इन दोनों में आपको फर्क नहीं सुनेगा, प्ले, प्लेड, प्लेइंग। तो प्लेइंग में ग साउंड आपको सुन रहा है, तो वहां पे ना दिक्कत नहीं आती। तो दैट इज वाई अगर कभी आपको आईएनजी नहीं सुना, तो इसका मतलब फिर दूसरा केस क्या बनता है आपको समझ आ ही गया होगा कि फिर दूसरा केस यही बनता है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, आईएनजी आ सकता है, लेकिन अगर वो नहीं सुना तो फिर आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अगले पेज पे आ चुके हैं हम। अब बात करेंगे कि कब हमें ईडी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको ये वर्ड दिख जाएं, ये जो मैंने इधर बना रखे हैं, डू, डज, डिड, विल, शैल, ये भी पढ़ते हैं डिटेल में। अगर आपको ये वर्ड दिख जाए और इनके बाद आपको ब्लैंक दिखे, तो उस ब्लैंक में चाहे तुम्हें साफ सुन गया प्लेड, तब भी ड नहीं लगाना है, क्योंकि वो पक्का धोखा है। तो उस धोखे से बचो। ये डू के बाद कभी ईडी फॉर्म नहीं आएगी। डज के बाद, डिड के बाद, विल के बाद, शैल के बाद, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, ये सारे के सारे मोडाल ही तो हैं। तो याद रख लो, वैसे ही मोडाल के बाद कभी भी सेकंड फॉर्म। अब आपको समझ आ रहा होगा सर आप हमें गोली दे रहे हैं, आपने हमें क्लास में सिखाया था मोडाल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, अब आप हमें बता रहे हैं मोडाल के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। तो मैं वही कर रहा हूँ, उसी चीज को घुमा फिरा के बता रहा हूँ। मैं बस आपको ये रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि आपको बहुत पढ़ाया जाता है क्लास में, और इतना पढ़ाया जाता है कि कोई दिक्कत आपके सामने दिक्कत है ही नहीं। आप लोग धक्के से उसको दिक्कत बना के बैठे हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से सिर्फ अपने कानों के ऊपर वो करके बैठे हैं कि वही हमें सुन के बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी शक्ति का खुद एहसास नहीं है। आप लोगों को ये लगता है कि जो रीडिंग में पढ़ाया, अच्छा वो तो रीडिंग का था ना, वो लिसनिंग में क्यों काम आएगा। लेकिन हम जो भी पढ़ाते हैं वो इंग्लिश का होता है, और इंग्लिश चाहे रीडिंग में आए, चाहे लिसनिंग में, चाहे स्पीकिंग में, इंग्लिश तो इंग्लिश होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि रीडिंग की इंग्लिश अलग है और लिसनिंग के लिए अलग इंग्लिश कोई बना के लाता है। तो वो जो रूल रीडिंग में पढ़े थे, वो सारे रूल आपके इस तरह से काम आते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। टू के बाद ईडी कौन लगाता बताओ। नहीं लगाना, कभी भी नहीं लगाना। चलिए अब करते हैं शुरू प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अब प्लीज अपने अपने ईयरफोन चेक कर लो सारे। मैं एक बार गाना चला रहा हूँ एक, मुझे बताना कि सुनाई दे रहा है आपको कुछ के नहीं दे रहा सुनाई। और सुनाई दे तो बताना कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसको सुन रहे हैं।
चलिए जी, चल रहे हैं, ईयरफोन चल रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ईयरफोन चल रहे होंगे, अब तो सबके चल रहे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अरे बस हो गया, हाँ जी, थैंक यू वेरी सिद्धू भाई, सिद्धू भाई बस हो गया। ये कैसे नहीं चलता, ये तो ईयरफोन बंद हो तब भी चल जाता है। शुरू करते हैं, आ जाओ। सीधा क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको 5 ब्लैंक लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, 5 नहीं है 6 ब्लैंक हैं। आ जाओ, वापस आएंगे, सिद्धू सर वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में, तो आप एक बार इस क्वेश्चन पे फोकस करो प्लीज सारे। व्हाट यू हैव टू डू, मैं पहले बता रहा हूँ। एक बार मैं ऑडियो नहीं प्ले कर रहा, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप लोग अंदाजा लगाएं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, नाउन आएगा, सिंगुलर तो प्लूरल तो क्या आएगा। तो इस हिसाब से थोड़ा सा दिमाग में रखना, कॉपी पेन रेडी रखना। इसके बाद मैं आपकी लेक्चर प्ले करूंगा, इसकी ऑडियो प्ले करूंगा, तो आपको सुन के इसको करना है, करेक्ट आंसर जो है उसका मार्क करना है, ठीक है। तो एक बार देख लो, मैं साथ में एक क्वेश्चन चलो मैं करा देता हूँ ना, एक काम करते हैं साथ में कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ही वॉज टोटली, थोड़े सियाने बच्चे जो हैं, उनको पता है कि वॉज जो है, यहाँ पे मैं मार्कर का कलर चेंज कर लूं जी। वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और टोटली जो है वो हमारा एडवर्ब है। रूल नंबर एक होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब आ सकता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब आएगी, और वॉज के बाद अंदाजा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और इवन पे द लीस्ट डैश, ये तो पता नहीं क्या आएगा इसमें। देखो तीसरे में, देखो हेड के बाद मुझे पता है कि इसके लास्ट में ना ईडी सुन सकता है। सुनेगा नहीं सुनेगा बात की बात है, सुन सकता है। शुड बी के बाद भी क्या आता है, अक्सर सुना हुआ है हमने, ईडी। और मस्ट की बी के बाद भी क्या आ सकता है, ईडी। और हेड के बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ सकती है, थर्ड फॉर्म। तो थोड़ा सा अटेंटिव होके सुनते रहना और देखने की ट्राई करना कि करेक्ट आंसर आपको समझ आता है कि नहीं आता। मैं लेक्चर प्ले करना स्टार्ट करता हूं जल्दी से, तो आप लोग प्लीज अपनी नोटबुक रेडी रखें सारे। और आप ईडी उडी के चक्कर में अभी मत पढ़ना, आप केवल फोकस करो लिसनिंग के ऊपर, ध्यान से सुनना। और ऑडियो शुरू होगी 10 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। When at table, he was totally absorbed in the business of the moment. His looks seemed riveted to his plate, nor would he, unless when in very high company, say one word, or even pay the least attention to what was said by others, till he had satisfied his appetite, which was so fierce, and indulged with such intenseness, that while in the act of eating the veins of his forehead swelled, and generally a strong perspiration was visible. To those whose sensations were delicate, this could not but be disgusting, and it was doubtless not very suitable to the character of a philosopher, who should be distinguished by self-command. But it must be owned that Johnson, though he could be rigidly abstemious, was not a temperate man either in eating or drinking. He could refrain, but he could not use moderately. He told me that he had fasted 2 days without inconvenience, and that he had never been hungry. जी, कर लिया सबने। अपने अपने आंसर्स को कॉपी में संभाल के रखें, मुझे मत भेजें। क्लास के एंड में मैं आंसर चेक कराऊंगा सारे। आप सबको स्क्रीन शो हो रही थी क्या? किसी का मैसेज आया कि स्क्रीन नहीं चल रही थी? क्वेश्चन बढ़िया से हुआ है या समझ आया, सबको सुनाई भी दिया है? अगर सब ठीक था तो ऑल गुड लिख दें प्लीज चैट बॉक्स में। ऑल गुड, थैंक यू। चलिए ठीक है, मजा आ रहा है तो कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी ने कहा कि सर बड़ा अच्छा है, किसी ने ऑब्जर्व किया है कि सर दो को छोड़कर बाकी सब में ईडी आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स अ गुड थिंग कि आप ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा समय फिर दूंगा वंस अगेन आपको, आप चाहें तो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। हर ब्लैंक के बारे में अपने अपने मन में एक काम करें प्लीज। सबसे पहले अपनी कॉपी में क्या करो कि मार्किंग कर लो कि कितने ब्लैंक है, जैसे साइड में गिनती लिख लो, 1। मैं लिख देता हूँ साथ में आपके, आप लोग भी साथ में नोटिस करते रहो। तो आप अपनी कॉपी में साइड में लिखो 1, और फिर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ,
8th, 9th एंड 10th, 10 ब्लैंक है। तो 10 तक गिनती लिख लो और फिर आप अंदाजा लगाओ कि कौन से वाले में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, नाउन, और वर्ब आएगी तो कैसी वर्ब आएगी, और एडजेक्टिव आएगा तो कैसा आएगा। तो थोड़ा सा ट्राई करो अंदाजा लगाने की रूल के हिसाब से, आराम से अपना समय लें। चलिए, मेरे ख्याल से इनफ टाइम हो गया, काफी टाइम मिल गया अब आपको। अब अपने शुरू करते हैं। मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूं। जब ऑडियो चल रही है तब कोई भी रूल के बारे में नहीं सोचेगा, तब सबको पूरा फोकस ऑडियो पे रखना है और जो मन में आ रहा है वही लिखना है, मतलब जो सामने आ रहा है वही लिखना है। जब ऑडियो खत्म होगी दोबारा फिर रूल के ऊपर वापस आना है और फिर देखना है कि रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या आ सकता है। पेपर में ऑडियो शुरू होने से पहले आपके पास समय नहीं होता, मुझे पता है अच्छे से, लेकिन ऑडियो खत्म होने के बाद आप समय थोड़ा सा यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं बस आपको वो मैजिक दिखाना चाहता हूँ। मैजिक क्या है कि मुझे पहले से पता होता है इन सारे 10 के 10 ब्लैंक में से, 10 में ज्यादा नहीं तो 9 या 8 ब्लैंक में कम से कम मुझे पता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, एस किस में आएगा और किस में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 4 वाले ब्लैंक में देखो, वन ऑफ द, तो वन जो है वो कईयों में से एक, ऐसा तो है नहीं कि एक स्टूडेंट में से मैं एक को चुनूंगा। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स या वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। इस तरह से मुझे पता है कि वहां पे प्लूरल आएगा। ब्लैंक नंबर 7 में देखो, तो 7 में लिखा हुआ है ए न्यू, तो ए के बाद तो सिंगुलर ही आएगा, तो ए न्यू डैश कोई सिंगुलर वर्ड आएगा यहाँ पे। तो थोड़ा अंदाजा लगाओ इस तरह से आप भी, है ना, क्या आ सकता है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और जैसे नंबर 5 पे इंटरेस्टिंग है, नंबर 5 वाला देखो, वर रिटन ऑन डैश ऑफ पेपर एंड प्लेस्ड। रिटन ऑन preposition के बाद आएगा तो नाउन, लेकिन सिंगुलर या प्लूरल ये हमें नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, पेपर एंड प्लेस्ड इनटू जार्स, डब्बों में, जार में किसी चीज को रखा जाएगा। देखो एक जार में तो एक चीज को रखा जा सकता है, लेकिन जार्स में रखा जाता है तो इसका मतलब है कि शायद वो एक से ज्यादा जार में रखने के लिए एक से ज्यादा चीजें भी तो चाहिए होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पे भी नाउन आएगा, लेकिन प्लूरल नाउन आएगा। तो मेरा अंदाजा इस तरह से थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ। तो अब आप लोग भी सुनेंगे थोड़ा ध्यान से और सुन के समझने की ट्राई करें कि किस तरह से हमारा ये जो रूल है वो सही बैठते हैं कि गलत बैठते हैं। मैं प्ले कर रहा हूँ, जल्दी से सुन लेना है, हेडफोन अच्छे से पहन के कंसंट्रेशन के साथ। थैंक यू। The holiday of Valentine's Day probably derives its origins from the ancient Roman feast of Lupercalia. In the early days of Rome, fierce wolves roamed the woods nearby. The Romans called upon one of their gods, Lupercus, to keep the wolves away. A festival held in honor of Lupercus was celebrated on February 15th. The festival was celebrated as a spring festival. Their calendar was different at that time, with February falling in early springtime. One of the customs of the young people was name drawing. On the eve of the festival of Lupercalia, the names of the Roman girls were written on slips of paper and placed into jars. Each young man drew a slip. The girl whose name was chosen was to be his sweetheart for the year. Legend has it that the holiday became Valentine's Day after a priest named Valentine. Valentine was a priest in Rome at the time Christianity was a new religion. The emperor at that time, Claudius II, ordered the Roman soldiers not to marry or become engaged. Claudius believed that as married men, his soldiers would want to stay home with their families rather than fight his wars. Valentine defied the emperor's decree and secretly married the young couples. He was eventually arrested, imprisoned, and put to death. Valentine was beheaded on February 14th,
the eve of the Roman holiday Lupercalia. जी सुनाई दिया क्लियरली? अगर आईएनजी नहीं आ रहा तो फिर थर्ड फॉर्म ही आ रही होगी, वॉज के बाद जहां पे भी दिख रहा है। सो अपने अपने आंसर बनाओ, जल्दी से सोचो, स्पेलिंग सही करके लिखो। चले आगे, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ दें, अभी आंसर बाद में चेक कराऊंगा लास्ट में। मैं तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर ईडी कहाँ लगेगा, उसकी फोटो निकाल लो। तो ईडी की फोटो लास्ट में मैं दिखा दूंगा। सुमित थोड़ा वेट कर लें। और भी 3 बच्चों ने कहा है, प्रभा सॉरी, और जिन्होंने भी कहा है प्लीज थोड़ा वेट कर लें, लास्ट में आपको दोबारा वीडियो दिखा देंगे, मतलब वो पीपीटी ओपन कर लेंगे। कंटिन्यू करते हैं, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे भी कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था आपने, वही काम सेम करना आपको एक बार फिर से। और सबसे पहला ब्लैंक 1 2, इसके बाद ये सारा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 ब्लैंक है, इसमें भी गिनती लिख लो सारे, और प्लीज अपने हिसाब से अंदाजा लगाओ कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, नाउन आता है तो वर्ब आती है तो कौन सी फॉर्म आएगी, अंदाजा लगा के रखें अभी। और मैं ऑडियो प्ले करूंगा इन 1 मिनट। चलिए प्ले कर दूं, और अगर प्ले करने के लिए रेडी हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में रेडी लिख दो। मैं ऑडियो प्ले करता हूँ जल्दी से। चलिए बस ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैसेजेस 30 35 40 तुरंत आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस कर लेना इस क्वेश्चन पे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए मैं प्ले कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे प्लीज सारे। The notion of establishing an international coalition to fight starvation was proposed by President Johannes of Germany on World Food Day in 2001. He proposed forming an international coalition to solve political and other problems that obstruct raising enough funds to fight starvation and poverty. The proposal received the support from a large number of people. 5 years later, in the World Grain Summit Conference, attendants decided to amend the manifesto to International Eradicate Starvation Coalition. Many people hope the coalition can be supported so that a resolution will be forged and plans made to eliminate starvation and poverty. In 2002, during the Development Fundraising Conference held in Monterrey, Mexico, the Grain and Agricultural Organization, International Agricultural Development Fund, and World Grain Plan Department made a joint appeal for poverty elimination. They also expressed dissatisfaction that governments and development partners didn't turn their promise into a detailed action plan, so there is much to be desired. At the Monterrey Conference, many countries promised to increase official development aid. European coalition countries agreed to raise the official development aid to 0.39% of the state income from 2006. The U.S. also announced it will increase development assistance by $5 billion in 3 years. The coalition will also keep pressure on each country to force them to honor their promises by exposing the difficult situation faced by people in starvation and poverty to the public.
चलिए, कर लिया होगा मेरे ख्याल से। आखिरी क्वेश्चन एक और बचा है, उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने अभी, एंड फिर अपने आंसर चेक करेंगे सारे। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी रिसेंटली ही पेपर में चल रहा है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है, तो फोकस करके इसको अटेम्प्ट करो। चले आगे, तो मैं प्ले कर रहा हूँ ऑडियो, इसकी ध्यान से सुन लेना। This being acquired and established, silence would be more easy, and my desire being to gain knowledge at the same time that I improved in virtue, and considering that in conversation it was obtained rather by the use of the ears than of the tongue, and therefore wishing to break a habit I was getting into of prattling, punning, and joking, which only made me acceptable to trifling company, I gave silence the second place. This and the next order I expected would allow me more time for attending to my project and my studies. Resolution, once became habitual, would keep me firm in my endeavors to obtain all the subsequent virtues. Frugality and industry freeing me from my remaining debt, and producing affluence and independence, would make more easy the practice of sincerity and justice, etc., etc. Conceiving then that, agreeably to the advice of Pythagoras in his golden verses, daily examination would be necessary. चलिए, मेरे ख्याल से आपने ये भी कर लिया होगा। सो यहाँ पे क्लास का अंत होता है, यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं अपने। अब ये क्वेश्चन में थोड़े वोकैब मुश्किल था, मैंने जानबूझ के ऐसे वर्ड्स रखे थे ताकि कई बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो एक बार काउंट कर लेते हैं टोटल कितने हैं, और उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा कि आपके कितने सही हुए हैं उनमें से। तो अभी इसमें 6 है, इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन है एक तरफ, एक बार उसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें हमने 10 किए थे, 16 और 10 इसमें थे तो 26, और उससे पहले इसमें भी 6 थे, तो टोटल 32। आज के टेस्ट में हमने 32 क्वेश्चंस करने। सो अभी मैं एक बार आंसर चेक कराता हूँ। तो पहले ब्लैंक के इसके आंसर चेक करते हैं सारे एक बार। यस, तो मेरे ख्याल से अब आपको वेट इस सेकंड। जी, तो क्या आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आंसर? प्लीज जूम इन करके आंसर देख लें, सामने दिखाई दे जाएंगे आपको वैसे। आई होप आप आंसर देख पा रहे हैं। पहले में आंसर था, मैं चेक करा देता हूँ, एब्जॉर्ब्ड स्पेलिंग सामने लिखी हुई है उसकी, और दूसरे में आंसर था, मैं एक बार मैं देखता हूँ जूम इन कर पाते हैं इसमें या नहीं। जी, अब आपको दिखाई दे रहे होंगे अच्छे। दूसरे में अटेंशन, तीसरे में सेटिस्फाइड, चौथे में डिस्टिंग्विश्ड, पांचवे में ओन्ड, और छठे में फास्टेड। ही हैड फास्टेड 2 days विदाउट इनकन्वीनियंस। क्या आपको आंसर अच्छे से दिखाई दे रहे हैं? प्लीज चैट बॉक्स में मुझे बता दो, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है, दिख रहे हैं, सब कह रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आंसर चेक करो अपने। पहले में फीस्ट था, FEAST, दूसरे में रोम्ड, थर्ड में सेलिब्रेटेड, फोर्थ में वन ऑफ द कस्टम्स, मैंने बोला था ना प्लूरल आएगा, देखो प्लूरल है वहां पे। फिर प्लूरल बताया था, फिफ्थ में भी स्लिप्स आया, देखो। वॉस के बाद तो चूजन ही आता था।
न्यू के बाद रिलीजन सिंगुलर मैंने बोला था आएगा। सोल्जर्स, उसके बाद वैलेंटाइन डिफाइड, और सबसे लास्ट में आएगा बिहेडेड। सो कुल मिला के 10 ब्लैंक थे इसमें, और मेरे ख्याल से आपके 10 में से ज्यादातर बच्चों के कम से कम 7-8 सही होंगे इसमें से। आगे चलें, तीसरे की तरफ चलते हैं। आंसर चेक कर लो अभी एक बार जल्दी से। थर्ड ब्लैंक की तरफ चलते हैं। तो दिस इज द थर्ड ब्लैंक। आंसर अब आपको दिखाई देने लग गए होंगे। देखो आंसर पर ध्यान से। सॉरी, पहले में कोएलिशन, सेकंड में आया प्रपोज्ड, वॉज के बाद थर्ड, तीसरे में आया अदर, के बाद देखो प्लूरल आता है, रूल है वैसे रीडिंग का। फोर्थ में डिसाइडेड, फिफ्थ में सपोर्टेड, डिससेटिस्फैक्शन, इंक्रीज, अच्छा इधर डिजायर्ड रहेगा ना, डिजायर्ड के बाद इंक्रीज, और उसके बाद कंट्री, और सबसे लास्ट में स्टारवेशन। 10 के 10 ये भी चेक हो गए। चेक करो एक बार अच्छे से। काउंट करते रहना आपने कितने आपने ठीक किए हैं, लास्ट में आपको बताना है। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन में करेक्ट आंसर ये थे। चेक करो एक बार। तो पहले में है एस्टेब्लिश्ड, फिर आया ऑब्टेन्ड, इसके बाद आया प्रेटलिंग, PRATTLING, प्रेटलिंग, फिर आया एक्सपेक्टेड, उसके बाद आया एंडेवर्स। एंडेवर की स्पेलिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी मेरे ख्याल से, और प्रेटलिंग भी कईयों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता प्रेटलिंग क्या होता है, बट ये पता है कि प्रेटलिंग आईएनजी फॉर्म, क्योंकि बाकी सब भी आईएनजी फॉर्म थे तो इसमें भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आनी थी। और सबसे लास्ट में आया प्रैक्टिस ऑफ सिंसियरिटी। सिंसियरिटी की स्पेलिंग आपके सामने। तो जल्दी से मुझे बताओ 32 मार्क्स में से आपने कितना स्कोर किया? 26। बहुत अच्छा, करण कह रहे हैं 26, वरुण 26, आर्ची 27, वरुण 26, फिर से अमृतपाल 25, पूनम 28, पूनम जांगड़ा, रवि 27, लखविंदर 24। बहुत ऊपर जा रही है चैट, रुको एक सेकंड। उसके बाद बुशरा 25, हर्ष 25, दीपचंद 28, वंदना 18, हरीश 28। मैक्सिमम मेरे ख्याल से 29 पन्नू है मैक्सिमम अभी तक हाईएस्ट है। तानिया 27, राज शर्मा 27। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से, इकरा 30, सबसे हाईएस्ट अभी तक इकरा है, और गुरप्रीत कौर के भी 30 हैं। अर्श 27, गुरचित कौर बस्सी 26, अमन 21, राज शर्मा 27, 30, 34 स्टूडेंट्स के 30 हैं, और बाकी मेरे ख्याल से अराउंड 60 से 70 स्टूडेंट्स हैं जिनके 25 से 30 के बीच में है, 29 के बीच में, 60 से 70 स्टूडेंट्स के। 31 है, लवप्रीत सिंह 4 बार भेजा उन्होंने, वो कह रहे हैं सर मेरे 31 है, बहुत अच्छी बात है। आरती भी 31 पे है। 32 में से 31 कभी भी बुरा स्कोर नहीं हो सकता किसी भी जगह पर।